माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के लिए एक ऐतिहासिक घड़ी है जो 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 का हम पास करने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इसमें चर्चा में भाग लेने का मुझे जो आपने अवसर दिया है, इसके लिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूं। और मैंने समय भी नहीं बोला आपके लिए। अब कम से कम समय में इसलिए इम्पोर्टेंट है और अभी सर्वसम्मति से तो राज्यसभा में ये बिल पास होके आया है और यहाँ भी सर्वसम्मति से ये बिल पास होने वाला है। लेकिन ये जो बिल पहले आया था और इसका शुरू में जो प्रारंभ चिदम्बरम साहब ने 28 फरवरी 2005 को लोकसभा के बजट में इसको रखा था। तो उसके बाद में फिर प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे 2011 में फिर इस बिल को लाया गया। लेकिन क्या बात है कि 2011 में आज जो फाइनेंस मिनिस्टर उधर बैठे हैं, यहाँ के विरोध पक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी इधर बैठे थे, उस वक्त क्यों इसका विरोध किए अब तक मुझे उसका पता नहीं चला। क्या कारण था? अगर क्योंकि नहीं बड़ा इम्पोर्टेंट है यही बात हमसे लोग पूछ रहे बात कि भाई आप लोग इसको क्यों विरोध कर रहे हैं। और इसका विरोध इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही थी कि इस जीएसटी बिल को हम सर्वसम्मति से लाना चाहते थे और हमारा संपूर्ण उसको सहमत था और सपोर्ट था। लेकिन उस बिल में चंद जो कमियां थी, उन कमियों को लेके हम इस सदन के सामने रखे थे। लेकिन उस वक्त उन कमियों को दूर करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर तैयार नहीं हुए। यहां तक कि जैसा कि हमारे वीरप्पा मोइली जी सीनियर लीडर बात करते वक्त उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के सदस्यों को या पार्लियामेंट को एक माइनर पार्टनर समझा गया और हमको इस वजह से जो हमने सलाह दी, जो सजेशंस दिए, उन सजेशन को आपने ठुकराया और हमारी ये विनती थी कि इसमें कुछ सुधार होना है तो आप ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए। आपने ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा। हम ये भी कहा कि जो आपके 11 अमेंडमेंट आप जो लाए हैं, ये अमेंडमेंट्स के लिए अगर स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहते हैं तो उसको भेजिए, कोई ना कोई एक रास्ता निकालिए, यही हमारा कहना था। लेकिन उस बात को भी आपने नकार दिया। आखिरी में यहां तो आप बुलडोज करके, मेजॉरिटी थी, नंबर था, इसीलिए उसको गड़बड़ी में पास कर लेके राज्यसभा में चले गए। राज्यसभा में जाने के बाद वहां के सारे विपक्ष के नेता और सभी सदस्य एक होकर इसको रोक दिए। तो रोक देने के बाद अब 2 साल हो गए इसको। अगर आप उसी वक्त इस बात को मानते और उसी वक्त इन चीजों पे ध्यान देते तो 2 साल पहले ही ये बिल पास होता था और लागू होता था और देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी, सुधारती थी। और इसको रोकने में इसको रोकने में आपका हाथ है और ब्लेम हमारे ऊपर आ रहा है। और बाहर जब जेटली जी माफ करना, आप भी बहुत बार
जब बीजेपी भाषण दिए या जो चैनल पे गए, टीवी चैनल पे, तो कांग्रेस पार्टी इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, कांग्रेस पार्टी इसको काम करने नहीं देती और कांग्रेस पार्टी इस देश के प्रगति में बाधा डाल रही है, यह आपने कहा। लेकिन ये अगर सही है तो वो 5 साल क्यों आपने ऐसा किया? अगर ये सही है तो आपके जो मिनिस्टर्स हैं, आपके नोटिस को लाता हूं, प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हैं, मेरी खुशकिस्मती है कि उनका राज्य उस वक्त क्या कहा जीएसटी बिल के बारे में। गुजरात के वित्त मंत्री कहे, इट इज लाइक ए कटिंग बोथ योर हैंड्स एंड गिविंग देम टू द सेंटर। The new constitutional amendment draft is a retrograde in nature and completely against the fiscal federalism, said Gujarat Finance Minister. ये जीएसटी बिल के लिए आपने कहा। अब क्या हो गया? अब कितने हाथ कट गए? कौन से कट गए? ये आप ही का स्टेटमेंट है। आप उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 13.5 साल वहां रहे। तो जब 13.5 साल रहने के बाद अगर यही विचार उस वक्त अगर बदल देते, असमें बदलाव में अगर रूपांतर होता, तो आज ये बिल पारित होके सबको फायदा होता। दूसरी चीज, वहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश, उन्होंने क्या कहा? मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, this will destroy our fiscal autonomy, so we don't accept the constitutional amendment of the GST bill. जब आपका ये एटीट्यूड है तो हमारा क्या कर रहना चाहिए था? मैं पूछना चाहता हूं। हम तो आपको मदद करने के लिए तैयार थे, हम ये चाहते थे ये ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को जाए, लेकिन आपने नहीं भेजा। और दूसरी बात, हमारे क्या मुद्दे थे? केवल 3 मुद्दे थे। हम ये चाहते थे उनमें से, क्योंकि हम तो जीएसटी के जन्मदाता हैं, इस बिल को लाने के लिए हम ये सही है, सच्चाई है, ये हमारी सोच थी। लेकिन इसमें हम सिर्फ 3 मुद्दों पे आपके साथ चर्चा करना चाहते थे, आपके सामने रखे थे। पहला मुद्दा ये था, 2014 के बिल में 1% एडिशनल टैक्स के प्रावधान से सिर्फ 2-3 राज्यों के लिए कुछ फायदा मिलता था, लेकिन उससे कैस्केडिंग इफेक्ट होता था और 5, 6, 7% टैक्स बढ़ता था। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये जो एडिशनल टैक्स है, ये 1% इसको निकाली, और यही सलाह आपके इकोनॉमिक एडवाइजर ने दिया, हम नहीं, आपके इकोनॉमिक एडवाइजर ने दिया। और आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का सुझाव आप अब मान लीजिए। जब हम बोल रहे थे, हम कह रहे थे, तो उसको नकार दिया। और दूसरा जो हमारा मुद्दा था, वो ये डिस्प्यूट, जब 2 स्टेटों में डिस्प्यूट हो जाएगा या स्टेट और सेंट्रल से डिस्प्यूट हो जाएगा, तो उस वक्त एक मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके लिए हम ये चाहते थे, जो 2011 के बिल में था, जो श्री प्रणब मुखर्जी लाए थे, उस बिल में ये था, एक डिस्प्यूट मैकेनिज्म अथॉरिटी था। तो उस अथॉरिटी को रखने के लिए हमने कहा था, लेकिन उस बात को नहीं माने। तो ये मेरा नहीं, आर्टिकल 131 ये कहता है, और इसके लिए आपने ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है। लेकिन मैं इस सदन में ये पूछना चाहता हूं, जब आर्टिकल 131 में द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 or more states, between the government of India and any state or states on the one side and 1 or more states on the other side, between 2 or more states. तो ऐसे वक्त इसका एक कुछ ना कुछ हल होना चाहिए, इसके लिए डिस्प्यूट मैकेनिज्म होना, ये हमारा कहना था। लेकिन इसके लिए आप तैयार नहीं थे।
और तीसरी चीज जो कैप का था, आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाल सकते, इसीलिए हम मान गए, लेकिन 18% अभी भी रखना इसलिए जरूरी है कि जैसा कि आपके जो इकोनॉमिक एडवाइजर ये कहा है और उनके रिपोर्ट में भी यही है, मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूं कि RNR, the committee recommended that the range of the RNR be fixed between 15.5 to be levied, 15 and 15.5 to be levied by the center and the states combined. However, a 15% rate would be preferable. उसके बाद में 3 rate structure आपके एडवाइजर ने कहा. The committee suggested that the standard rate, that is 17-18%, the lower rates applied to certain goods consumed by the poor should be 12%, और दूसरा maximum is 18%. Further, the sin or demerit rates be applied on luxury cars, rates, etc. ये तो और बात है. तो मेरा कहने का यही है कि जो चीजें आपके इकोनॉमिक एडवाइजर ने दिए और उनका रिपोर्ट था, उस देने के बावजूद भी हमारे सलाह आप नहीं माने. आखिरी में राज्यसभा में जब अटक पड़ी और रुक गया, उस वक्त आप फिर उसको लेके यहां आए. तो इसीलिए तो ऐसा हुआ है कि आप सपोर्ट करेंगे तो भी हम पास कर लेंगे, अगर आप सपोर्ट भी नहीं करेंगे फिर भी हम पास कर लेंगे. ये एटीट्यूड है. ये एटीट्यूड रहने से आज 2 साल से ये अटक पड़ा है और इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है. आप फिर कांग्रेस को बदनाम मत कीजिए. कांग्रेस पार्टी आड़ा डाल रही, कांग्रेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है. और नहीं सुनिए, और ये इन 3 मुद्दों को अगर आप पहले ही मानते तो ये सारी चीजें इसमें नहीं हो जाती थी. और एक विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आइंदा जो आप बिल ला रहे हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. नेक्स्ट इसको आप बिल लाएंगे, उस वक्त वो एक फाइनेंशियल बिल लाइए, मनी बिल के रूप में मत लाइए. अगर मनी बिल के रूप में अगर लाएंगे तो क्या होगा कि आपको जैसा चाहे वैसा कर लेके आप चले जाएंगे. फिर जो राज्यसभा में अगर कोई और एक मुद्दा आएगा फिर वहां अटक के पड़ेंगे. ये नहीं, और दूसरा कोई भी हो सकता है, फिर उस वक्त फिर कॉम्प्रोमाइज की बात चलेगी. तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, ये फाइनेंशियल बिल इसको लाइए आगे. इसका एश्योरेंस हमको होना चाहिए. 2 ही एश्योरेंस मैं आपसे पूछता हूं. एक एश्योरेंस, आइंदा जो आप जीएसटी बिल लाएंगे, वो फाइनेंशियल बिल लाएंगे, वो मनी बिल के रूप में नहीं लाएंगे. और एक दूसरा 18% कैप, ये हमारा नहीं है, ये 18% भी ये आपके इकोनॉमिक एडवाइजर का है. और सारे देश में और इकोनॉमिक एडवाइजर के साथ साथ दूसरे देशों में भी इसका ये 18 के नीचे ही जीएसटी कैप रखा है. लेकिन यहां पर नहीं, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये अब तक मोर और लेस 27 से 28 तक चले गया है, 30 तक भी हो जाएगा. लेकिन अगर अब 30 तक चले जाएंगे या 28 के ऊपर भी चले जाएंगे तो निश्चित रूप से ये गरीबों पे बहुत बड़ा मार गिर जाएगा. क्योंकि 65% लोग जो भी है वो गरीब, और इनको उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी. और दूसरी चीज, ये जो अमीर लोग हैं उनको तो कुछ होने वाला नहीं है. और खैर सूट बूट की सरकार हम कहते थे, वो तो आप वो एक्सेप्ट भी कर लिए हैं और उसी हिसाब से भी चल रहे हैं. चलने दो, उसके लिए मैं नहीं जाता. लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा
कि 65% जो गुड्स कंज्यूम करने वाले गरीब लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा भार न गिरे, इसको आप देखिए। अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा, यानी ये एक लाइसेंस होगा। मैडम स्पीकर, अगर ये पास करके हम उनके हाथ में एक बार दिए तो ये टैक्स बढ़ाने का एक लाइसेंस मिल जाएगा। इसीलिए वी डोंट वांट टू, वी वांट टू कॉशन देम कि पहले ही ये बता रहे हैं कि आगे ऐसा होने वाला है, आप इसको रोकने की कोशिश कीजिए। और अब कंक्लूड इसके आगे नाउ प्लीज कंक्लूड। नहीं, मैं कंक्लूड ही करता हूँ। ओके, थैंक यू। क्योंकि भर्तृहरि जी प्लीज। नो जीएसटी, नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज। खड़गे जी आप अपना भाषण। No, they will prepare. I am requesting, that's why while preparing itself, and I think the madam is also very much interested, she will not allow that it should be converted in the money bill. She is also very much interested. So not up to the government, but it is up to you to decide. आज तो नहीं है ना बात, आज कंक्लूड कर दें दीजिए। नो, ये सबको मालूम है, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा है ये भी सबको मालूम है। नहीं, ये भी सबको मालूम है, मेरे लिए नहीं। इट इज इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट। क्योंकि नहीं ऐसा कल के लिए नहीं, अगर वो कैप नहीं होगा तो क्या होगा, जैसा एक्साइज ड्यूटी है और दूसरा कस्टम्स ड्यूटी है, इसके लिए रोज एक ऑर्डर निकलते हैं। आपको मालूम है पेट्रोल के भाव आज एक रहता है, 8 दिन के बाद फिर एक होता है। कस्टम ड्यूटी भी आज एक रहता है, कल एक। इसीलिए अगर इसको लिमिट अगर नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव गरीबों के ऊपर पड़ेगा और दूसरों के ऊपर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं मैडम, आपके पास भी जब आएगा आप निश्चित रूप से गरीबों के फेवर में ही आप लेंगे। और प्लीज कंक्लूड। और मैं खड़गे जी कंक्लूड करें। नहीं, आखिरी मैं आखिरी पॉइंट बोल रहा हूं कि ये जो पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने दिए, ये सारी चीजें जो बोले ना, कम से कम आप वापस लीजिए। क्योंकि आप खुद ही जब ये ऑब्स्ट्रक्शन, अब तो आप ऑब्स्ट्रक्शन हम नहीं कर रहे हैं और करने भी आप नहीं दे रहे हैं। जो जुनियन चीजें हैं उसके लिए भी बहुत अड़चने आ रही हैं। लेकिन उस वक्त आपने क्या कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन मैडम सुषमा स्वराज जी ने कहा, नॉट अलाउिंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर फॉर्म। और अगस्त 12, 2012 में जेटली साहब क्या बोले कि उन्होंने ये कहा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ए डिबेट। व्हाट इज देयर टू डिबेट? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक। फिर हम कैसा अनडेमोक्रेटिक है? हम फ्लैग अगर बताते हैं मैडम आप बोलते हैं अनडेमोक्रेटिक, अगर हम स्लोगन लगाते हैं अनडेमोक्रेटिक, और ये जेटली साहब बोलते हैं ये डेमोक्रेटिक है, श्रीमती सुषमा स्वराज जी बोलते हैं ये डेमोक्रेटिक है, तो हम डेमोक्रेटिक नहीं है? तो कहना जब आप अधिकार में होते हैं तो एक होता है, जब इधर बैठते हैं तो दूसरी चीज होते हैं। तो वही बात को अलग करें। इसीलिए दूसरों के घर के ऊपर पत्थर मारो मत मारो। आपका घर भी ग्लास का है, ग्लास हाउस में भी आप बैठे हैं, तो ये आपको सोचना होगा। नाउ प्लीज। और मैडम अंत में बस ये कहकर खत्म करूंगा कि मोदी सरकार ही बोलना पड़ता, क्योंकि हर आदमी मोदी सरकार बोल, बीजेपी सरकार नहीं बोलते हो कभी। अरे ये सच बात है, उठे बैठे बीजेपी सरकार कभी नहीं बोले, एनडीए सरकार नहीं बोले, और कोई किसी को बोलिए आप 0 आवर में देखिए या कई डिबेट में देखिए, कोई बिल में देखिए, मोदी सरकार।
तो मैं मोदी सरकार से पूछने वाला हूं कि पिछले 2 साल में आप लगातार टैक्स भी बढ़ाते गए, सेस भी बढ़ाते गए और ऊपर से अलग अलग रूप से यानी जो भी आपको पेट्रोल से मिला, डीजल से मिला, ये सब पैसे मिले उसको दूसरे ढंग से खर्च करने के लिए आप परमिशन भी दिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करते हैं, अब गडकरी साहब को ज्यादा आप बढ़ावा दिए, उससे फायदा रोड का होगा उसका, लेकिन दूसरे चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना, दूसरे तरफ इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए गरीबों के लिए भी आपकी बजट रखना चाहिए ना। आप कंक्लूड करें। दोनों तो इसीलिए मैं इस वक्त इतना ही कहूंगा कि ये जो आज बिल आया है इसको मैं आपके सामने 2 मांगे रखा हूं और प्रधानमंत्री जी भी है, जेटली जी है और आप हैं। अब आप तीनों रहने के बाद हमारे 2 मांगे निश्चित रूप से आप उसको मान्यता देंगे। और बस ये कहकर खत्म करूंगा, 2014 के बिल में सुधार के बाद अब ये थोड़ा बेहतर बन गया है। अभी थोड़ा है इसमें कसूर, लेकिन थोड़ा बेहतर बन गया है और कांग्रेस पार्टी इसको समर्थन करती है और आगे हम देखेंगे क्या होने वाला है। ये तो इस्तदा है और आगे क्या होने वाला वो देखेंगे। इसलिए मैं इसका समर्थन करते हुए यही कहूंगा कि गरीबों के ऊपर बोझ मत डालिए और जीएसटी के नाम पे और राजनीति मत कीजिए। ये बिल हमने लाया था, हम जन्मदाता है, उसको आप बढ़ा रहे हैं आगे, इसीलिए मैं सपोर्ट करके थैंक यू।